हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लैटिन अकेडमी। सबसे पहले दिवाली और छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में हमेशा सफलता के राह पे चलते रहें और सफलता आपको जल्द से जल्द हासिल हो, बस यही शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो चलिए, आज का करंट अफेयर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करेंगे और ये आज की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि मैं कोई टॉपिक मिस ना कर जाऊँ आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज़ साइक्लोन सीतरंग। देखिए, साइक्लोन दो टाइप की होती है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी चक्रवात वो साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, करेक्ट, और टेम्परेट वो जो टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ये साइक्लोन सीतरंग, ये किस टाइप का साइक्लोन है? ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के बीच में ये इंडिया के कोस्ट को हिट करेगा, ठीक है। अब मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा रीजन है ये आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और ये जो रीजन है इसे हम अरेबियन सी बोलते हैं, ठीक है, अरब सागर, और यहाँ बोलते हैं हम इंडियन ओशन, करेक्ट। लेकिन इस पूरे रीजन को हम जब साइक्लोन के टर्म में देखते हैं, इस पूरे रीजन को हम बात करते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, करेक्ट। तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे हमेशा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है सीतरंग, वो आपको कहाँ से ओरिजिनेट होगा? वो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होगा। बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होने का मतलब है कि यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और वहाँ से ही चक्रवात की उत्पत्ति होगी, और वो चक्रवात फिर जा करके इंडिया के कोस्ट को कहीं पर, इंडिया या उसके आसपास के रीजन में जा करके हिट करेगा। तो साइक्लोन सीतरंग बे ऑफ बंगाल से उठने वाली साइक्लोन है और ये हिट करेगा कि कहाँ की कोस्ट को? ये करेगा उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को हिट करेगा 25 अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद फिर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फिर ख़त्म हो जाएगा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। बहुत काफ़ी नुकसान भी करेगी ये, और काफ़ी बारिश होने की भी संभावनाएं भी है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना? एक तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, पहली बात। साइक्लोन सीतरंग किस टाइप की साइक्लोन है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और सीतरंग जो नाम है वो किसने दिया है? दैट इज़ थाईलैंड। अब देखिए, नेमिंग की अगर मैं बात करूं या पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने की बात करूं तो मेरा एक और वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जब साइक्लोन फानी इंडिया में आया था। खैर, अब देखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे सकता हूँ? मैं ये दे रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं RSMC फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नॉर्थ इंडियन ओशन। ये पूरा नाम है, करेक्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, करेक्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करती है? स्पेसिफाई करती है कि इस बार के साइक्लोन को कौन सा नाम दिया जाएगा। वैसे इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 13 मेंबर हैं, और ये 13 कंट्रीज़ जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं, टू बी प्रिसाइज अगर मैं लिखूं 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन, मतलब नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में ही कहीं रिसाइड करते हैं, जो कहीं ना कहीं इस ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि हर कंट्री 8 से 10 नामों की एक सूची जमा कर देती है इस ऑर्गेनाइजेशन को, और रोटेशन वाइज 13 कंट्री के नामों में एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह रोटेशन वाइज नाम सेलेक्ट करके ट्रॉपिकल साइक्लोन को, इस रीजन में होने वाले साइक्लोन को दे दिया जाता है। नाउ यही ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे साइक्लोन को ट्रैक भी करती है और ये बताती है कि एवरेज इस पूरे रीजन में कितना साइक्लोन आता है। 15 साइक्लोन्स आते हैं पर ईयर, करेक्ट, जिसमें से 4 किधर होते हैं? बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं, और एक अरेबियन सी। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ एवरेज, तो ये एवरेज बहुत 100 साल 150 साल के एवरेज को लिया जाता है, उसके बाद ये आंकलन किया जाता है। अगर मैं इस साइक्लोन सीतरंग की बात करूं जो बे ऑफ बंगाल में आया है, ये 4 साल के बाद बे ऑफ बंगाल में आने वाला पहला साइक्लोन है। लास्ट साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला था 2018 में, दैट इज़ साइक्लोन तितली, राइट, साइक्लोन तितली इस टाइम पे देखने को मिला था। तो आप खुद समझ रहे हैं कि 4 सालों से इस रीजन में, ऐसा नहीं है कि एवरेज मैंने बोला है कि हर साल 4 आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 4 आएंगे, ये एवरेज है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नहीं आने के अपने कारण होते हैं और आने के अपने कारण होते हैं, करेक्ट। मानसून जाने के बाद वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया तो साइक्लोन देखने को मिला, क्योंकि साइक्लोन बनने की भी अपनी एक प्रक्रिया है जिसको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ से आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, करेक्ट। इतना से आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अब
नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज मोधेरा। अब ये मोधेरा क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, एक महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एक विलेज है, क्या है, मोधेरा विलेज। और इस विलेज, ये विलेज बन गया है आपका इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। मतलब 24 घंटे सातों दिन 24/7 जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो सोलर पावर्ड होगी। और इंडिया की ये पहली ऐसी विलेज है जो 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है। करेक्ट, नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया और डिक्लेयर किया इसे कि ये 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है। अब देखिए ये एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है। क्यों? क्योंकि यहीं पे है सन टेम्पल। अब ये सन टेम्पल जो है यहाँ पे, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मोधेरा विलेज में है। करेक्ट, जिसे बनवाया किसने था? 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसको बनवाया था भीमा वन ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मोधेरा विलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से देखना है। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, अब देखिए कार्बन डेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वाराणसी के हाईकोर्ट ने एक हिंदू ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने शिवलिंग पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी थी। कहाँ पे? ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग एक प्रेजेंट है उसकी। तो वाराणसी के हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि किसी भी तरीके की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जिसमें कार्बन डेटिंग भी आती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि दो कारणों से कि मे भी एक डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है शिवलिंग का, और दूसरा कि अगर ये रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट करेगा। करेक्ट, इसलिए अब ये पिटीशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वापस वो ग्रुप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं उसकी पर्टिकुलर साइंटिफिक एनालिसिस करवाने के लिए। तो वहीं से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है कार्बन डेटिंग। अब एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग है क्या? देखिए, कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिससे क्या पता लगाया जाता है? एज। अब एज भी किसका? हर चीज़ का नहीं, एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट वॉज वंस अलाइव। एक ऐसे ऑर्गेनिक मैटर का, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ही वही होता है कि किसी न किसी समय पे वो कभी जिंदा रहा होगा, तो उसकी एज पता करी जा सकती है कार्बन डेटिंग से। तो इस पर्टिकुलर जो एज पता करने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें से एक है कार्बन डेटिंग, जहाँ पे कार्बन 14 को डेट किया जाता है। ठीक है, करेक्ट। अब ये कार्बन 14 है क्या? ये आइसोटोप ऑफ कार्बन है। आइसोटोप आप जानते होंगे कि क्या है। आइसोटोप वो होता है जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है, और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। मास नंबर डिफरेंट क्यों होते हैं? ये साइंस में आपने पढ़ा है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। करेक्ट। नाउ देखिए, अब मैं इसको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये किया कैसे जाता है। देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आपको इन्वायरमेंट में तीनों में किसी न किसी फॉर्म में होता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन 12 की प्रोपोर्शन कार्बन 13 से या 14 से वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी। अगर मैं कार्बन 12 के प्रोपोर्शन और C14 के अनुपात की बात करूँ या प्रोपोर्शन की बात करूँ, वो हमेशा सेम होगा। अगर मान लें कि 100 यूनिट ऑफ कार्बन 12 हमारे इन्वायरमेंट में है, तो कार्बन 14 अगर मान लेते हैं कि सेम टाइम पे 4 यूनिट है, और अगर कार्बन बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 200 यूनिट हो जाता है बढ़ के, तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी 8 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हमेशा प्रोपोर्शन सेम रहेगा, और इसी तकनीक का यूज़ किया जाता है एज निकालने में। देखिए कैसे, जब कभी कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से समझाता हूँ अपने आप को कि अगर मान लिया जाए कि मैं मर जाता हूँ, तो मेरे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में भी जो कार्बन 12 है और कार्बन 14 है वो सेम रेशियो में रहेगा हमेशा। कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ या इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं मर गया, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैंने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करना बंद कर दिया, तो मेरे अंदर जो कार्बन 14 है, कार्बन 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बन 14। क्यों? क्योंकि कार्बन 14 एक आइसोटोप तो है, बट ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बहुत सारे एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? वो जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। रेडिएशन का मतलब जो एनर्जी एमिट करते हैं, करेक्ट। और वो एमिट कब करते हैं? जब उनकी इंट्रैक्शंस इन्वायरमेंट के साथ खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? एनर्जी एमिट करते हैं। और इसी रेडिएशंस को हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं, लाइक ट्यूमर की सर्जरी में यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में हम रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, लाइक बर्न करने के लिए,
ठीक है। तो कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन कार्बन 12 नहीं है। तो जो मैं बता रहा था कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन खत्म हो जाती है, तो मेरे अंदर जो कार्बन 14 प्रेजेंट है वो क्या करेगी, एनर्जी एमिट करने लगेगी, रेडिएट करने लगेगी, जिससे C14 धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। ठीक है, लेकिन C12 आपके शरीर के अंदर सेम अमाउंट पे रहेगा, क्योंकि वो तो डिके नहीं हो रही है। तो इसी प्रक्रिया को जब C14 डिके करना शुरू करती है, इसी प्रक्रिया को हम या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। अब C14 हमारी बॉडी से जिस दिन से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब जीवन खत्म हो गया और उसकी इंटरेक्शंस एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाती है, तब से वो डिके करना शुरू करता है और डिके करके पहुंचता है 5730 ईयर्स पे, जो अप्रॉक्स है। ठीक है, इतने सालों के बाद कार्बन 14 की जो मात्रा है वो 50% रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो मतलब क्या कि कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की हाफ लाइफ होती है जब कार्बन डेटिंग के टर्म पे, तो वो कितना होगा, 5730। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट ये हाफ लाइफ है, नेक्स्ट 5730 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये घट करके 25% हो जाएगा, मतलब इसका 50%, फिर 25% का 50% हो जाएगा 12.5%, लाइक दैट इस तरह से घटते चले जाएगा। और कम से कम 8 से लेकर के 10 साइकिल ऑफ हाफ लाइफ के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। तो मतलब समझ रहे हैं आप कि हम कितना दूर तक इस साइकिल को चला सकते हैं, 8 से लेकर के 10 बार। क्लियर नाउ, ये तो आप कार्बन डेटिंग मुझे लगता है कि पूरी तरह से समझ चुके होंगे। लेकिन जब बात करी जा रही है शिवलिंग की, जिसको बोला जा रहा है, तो ये तो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि इसमें लाइफ कभी थी नहीं, ये एक रॉक है। तो क्या रॉक की लाइफ इस पर्टिकुलर मेथड से निकाली जा सकती है? आपका आंसर होगा नो। इसके लिए एक अलग मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम आर्गन डेटिंग। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। अब इस पर्टिकुलर चीज़ से आप किसी भी नॉन ऑर्गेनिक मैटर जिसमें जीवन नहीं था कभी भी, उसकी एज आप पता कर सकते हैं। क्लियर। और C14 के अपने एक लिमिटेशन से, एक तो ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दूसरा है कि 40 से 50,000 साल 40,000 ईयर्स से लेकर के 50,000 ईयर्स पुरानी तक कि अगर उससे पहले तक कोई कुछ मरा होगा, उसी की हम एज निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 से 10 साइकिल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा कि आप उसको फाइंड ही आउट नहीं कर पाएंगे। नाउ जब हम कभी इससे ज़्यादा साल, जो 1-2 लाख पुराना साल पहले का कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर एज निकालने की बात करी जाए, तो उसके लिए भी एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड यूरेनियम थोरियम लीड डेटिंग। ठीक है, जो काफ़ी लंबे समय के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें यूरेनियम थोरियम लीड में जा करके डिके कर जाता है, और पोटेशियम यहाँ पे इसमें इस केस में आर्गन के साथ डिके कर जाता है। करेक्ट। और हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सब में प्रक्रिया सेम है, सब में हाफ लाइफ निकाला जाता है, और उसके बाद ही हम उसकी एज पता कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ मिशन। लाइफ मिशन देखिए, लाइफ मिशन क्या है? लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म है मिशन। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटनी गुटेरेस दोनों मिल करके इस पर्टिकुलर मिशन को स्टार्ट किए हैं। ये मिशन क्या कहता है? ये मिशन ये कहता है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम। ये कहता है कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे डिसीजन इस तरीके से लें, जीवन को इस तरीके से जिए जहाँ पे आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन्वायरमेंट के लिए एक सस्टेनेबल एक्शंस ले सकें। करेक्ट। इसीलिए बोला गया है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। आपकी जीवन ऐसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए रखे। करेक्ट। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इसका मकसद, गोल अगर पूछा जाए तो क्या होगा? प्रो प्लैनेट पीपल क्रिएट करना, दैट इज P3। प्रो प्लैनेट पीपल, एक ऐसा इंसान क्रिएट करना जिससे जो वो प्रो प्लैनेट हो, ना कि एंटी प्लैनेट हो। करेक्ट। और इसी टाइम पे टैगलाइन भी इस मिशन की लॉन्च करी गई, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये इसकी क्या है? टैगलाइन। और ये इसका क्या है? गोल। लोगो भी लॉन्च किया गया है। करेक्ट। लाइफ मिशन। लेकिन लाइफ मिशन जो है अभी इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन इसके लिए जो पिचिंग करी गई थी वो COP26 में करी गई थी। ठीक है, जो कहाँ हुआ था? ग्लासगो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग 26 जब हुई थी ग्लासगो में, वहीं पे नरेंद्र मोदी ने लाइफ इनिशिएटिव या मिशन को वहाँ पे
प्रमोट किया था और कहा था कि इसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया में, और पूरी स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ इससे लड़ रही है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज से नहीं लड़ा जाएगा तो हमारे समक्ष ये पृथ्वी रहने लायक 50 साल के बाद या 100 साल के बाद हो ही नहीं सकता है पॉसिबल कि हम लोग सर्वाइव कर पाएँ इस पर्टिकुलर, या अर्थ हमारे लिए सर्वाइवल के रूप में बचा रहे। इस वजह से पूरी दुनिया आज के लिए आज कंसर्न है कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है। COP27 भी इसी नवंबर को होने वाला है, ये 2021 में हुआ था, 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है, वो कहाँ पे होगा, इजिप्ट में। तो ये भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, नवंबर में, करेक्ट। और नवंबर में जब ये होगा तो उसका करंट अफेयर तो मैं आपको बताऊँगा ही, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। खैर ठीक है, तो लाइफ, अब जब ये COP26 में लाइफ मिशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एक और स्कीम भी स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ कॉल्ड अग्नि तत्व। ये भी आप याद रख सकते हैं, इसका मतलब है एनर्जी फॉर लाइफ। ठीक है, ये भी स्कीम लॉन्च करी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्रेस्ड बायोगैस। देखिए CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है? बायोगैस आपने पढ़ा होगा पहले कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको जब आप एक डिकम्पोजर के अंदर डंप कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से गैस प्रोड्यूस होता है, उसी गैस को हम क्या बोलेंगे? बायोगैस। जब उस गैस को हम प्यूरीफाई करते हैं और प्यूरीफाई करके कंप्रेस कर देते हैं तो उस गैस को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड बायोगैस। अब इसी के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एशियाज़ लार्जेस्ट CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वो है लहरगागा। ये कहाँ पे है? यह है पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पंजाब में। वैसे संगरूर पूछेगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है। रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया इसे, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अब देखिए आने वाले टाइम में ये CBG क्या करेगा? CNG को रिप्लेस करेगा। देखिए CNG एक तो फ्यूल है ही, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन वहाँ पे भी पॉल्यूटेंट्स हैं, कम हैं पेट्रोल के कंपैरिजन, लेकिन हैं। लेकिन CBG में पूरी तरह से ज़ीरो कार्बन एमिशंस है या ज़ीरो पॉल्यूटेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। इसलिए आने वाले टाइम में CNG को रिप्लेस किया जाएगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। देखिए इस पर्टिकुलर बायोगैस की फीचर क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 6 टन पर डे ऑफ पैडी स्ट्रॉ को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। 6 टन स्टार्टिंग में, ये इसकी मैक्सिमम नहीं है और ये पूछेगा भी नहीं। 6 टन ऑफ पर डे पैडी स्ट्रॉ को क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो पंजाब और हरियाणा में पराली की समस्या है, पैडी स्ट्रॉ की समस्या, जिसको जला दिया जाता है और उससे इतना पोल्यूशन होता है, तो उसको उस पर भी कर्ब किया जाएगा, इसलिए इसे पंजाब में ही लगाया गया है, करेक्ट। अब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्या है? 300 टन पर डे ऑफ पैडी स्ट्रॉ को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और इससे 33 टन ऑफ पर डे CBG प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। और इसके साथ और क्या प्रोड्यूस होगा? इसके साथ 500 to 600 टन पर डे ऑफ FOM रिलीज होगा, दैट इज फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिप्लेस करेगा किस चीज़ को? सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को। आज भी पता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको फीड करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करेंगे तो हम इतना इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जिससे हम सभी का पेट भर पाएँ। इस वजह से हमें साइंटिफिक और सिंथेटिक मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस प्लांट से होगा क्या कि हम पैडी स्ट्रॉ से जो समस्याएं हैं, पराली जलाने की समस्या, उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस हम CNG को रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर जो निकलेगा वो हमारे लिए, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे गोबर होता है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और ये 500 से 600 टन पर डे ऑफ FOM रिलीज़ होगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि FOM 300 टन पराली हम प्रोसेस कर रहे हैं, 30 टन CBG आ जा रहा है, तो 500 से 600 टन पर डे FOM कैसे रिलीज़ हो रहा है? तो ये इसलिए रिलीज़ हो रहा है क्योंकि इसमें हम पानी भी मिलाते हैं, क्योंकि सूखा पैडी स्ट्रॉ से बायोगैस प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यही पानी मिलाए तो वही पानी की मात्रा से ये इतना ज़्यादा मैन्योर प्रोड्यूस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये बेसिकली किस एक स्कीम के गोल को फुलफिल करेगा? तो सतत स्कीम, ये भी आप याद रखिएगा, सतत स्कीम। देखिए सतत का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में।
इस स्कीम का पर्पस क्या है कि 5000 CBG प्लांट पूरे देश भर में इंस्टॉल्ड करने हैं और हमें सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं जिससे हम पोल्यूशन पे कंट्रोल पा सकें, लाइक सोलर पावर प्लांट है एटसेट्रा। तो इस तरीके के हमें सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। करेक्ट। नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट CNG टर्मिनल कहाँ लॉन्च हुआ, कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइए कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट CNG टर्मिनल कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है। करेक्ट, कमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा, और वो भी करंट अफेयर का ही न्यूज़ है। करेक्ट, चलिए मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स बायोगैस आप समझ ही गए होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द प्रचंड। देखिए प्रचंड क्या है? दैट इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये किसने मैन्युफैक्चर किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। करेक्ट। प्रचंड, अब देखिए प्रचंड, अभी तक हमारे पास ये इंडिजिनस है। अभी तक हम लोग फॉरेन पे डिपेंडेंट थे इस चीज़ के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए। नाउ अब हमने खुद से हेलीकॉप्टर बनाने लग गए हैं, और अभी रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के जोधपुर बेस पे इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स। टोटल 15 ऐसे LASCS प्रचंड को एक्वायर किया जाएगा, प्रोक्योर किया जाएगा, और 15 में से 10 इंडियन एयरफोर्स इसको यूज़ करेगी, और 5 जो है वो फ़िलहाल के लिए इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर करे जा रहे हैं। करेक्ट। अब इसको बनाने में टोटल 20 ईयर्स लग गया। ठीक है, और ये कारगिल के टाइम से ही 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ था उसी समय से इसको बनाया जाने लगा। वो आपको समझ में आएगा इसके फीचर से। देखिए अगर हम फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या है? ये मल्टी रोल है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें ये परफॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बन गई है वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर which will take off and land at an altitude of 5000 मीटर। मतलब ये वर्ल्ड की ऐसी पहली हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ भी सकती है और वहाँ पे लैंड भी कर सकती है। और ये पर्टिकुलर फीचर बनाने के लिए इतना ज़्यादा समय लग गया क्योंकि जब कारगिल का वार हुआ था हम लोग बहुत हाई एल्टीट्यूड पे लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसी कोई हेलीकॉप्टर नहीं थी जिसका हेल्प ले सकते थे, कॉम्बैट कर सकते थे। और यही कारण था कि इंडिया के अंदर उस टाइम पर वो जो वॉर हुई कारगिल की, वहाँ पर हमें हैवी कैजुअल्टीज़ देखने को मिली थी। इसलिए उसी टाइम से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस तरीके की हेलीकॉप्टर बनाने पर ध्यान लगा रही है, कोशिश कर रही थी जो एक हाई एल्टीट्यूड पे भी लैंड कर सके, वहाँ से फ्लाई कर सके ना। दूसरी बात मैं क्या है इसकी फीचर्स में से, ये बन गई है वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी हेलीकॉप्टर जो 6000 मीटर से लेकर के 7000 मीटर की ऊंचाई तक, एल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकती है फ्रॉम अबव सी लेवल। और इतनी ऊंचाई में ट्रैवल करने वाला कोई हेलीकॉप्टर नहीं है अभी तक वर्ल्ड में जो इतनी ऊंचाई तक जा सके। फ्लाइट जा सकती है लेकिन कोई हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस पर्टिकुलर प्रचंड की। ठीक है, नाउ अगर मैं HAL की बात कर रहा हूँ तो HAL ने रिसेंटली एक और एयरक्राफ्ट रिलीज़ किया है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, दैट इज़ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसका इनॉग्रेशन अभी हुआ है डेफ एक्सपो जो गुजरात में हो रहा है। इसका नाम है STT-40। अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या होता है? जब कभी भी कोई इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसे 3 स्टेज से ट्रेनिंग करके निकलना पड़ता है। पहली स्टेज जो होती है ये है आपका बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए H-48 क्या है तो यह है बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। करेक्ट। तो 3 होता है, एक तो पहली स्टेज में इसका यूज़ किया जाएगा बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। दूसरी जो स्टेज होती है वो इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, तो उसके लिए जो एयरक्राफ्ट है वो है किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये होती है इंटरमीडिएट लेवल पे। मैं आपको जस्ट एडेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किरण। और इसके बाद एडवांस लेवल पे जो होती है वो होती है हॉक, दैट इज़ एडवांस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट। करेक्ट। तो जब इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से आप फ्लाई कर लेते हैं, फिर आपको इसको उड़ाना पड़ेगा, फिर आपको उसको उड़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्क्वाड्रन लीडर बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं और हमारे भारत देश में ये एयरक्राफ्ट बेसिक लेवल के लिए अभी बनाया गया है। किरण को इंटरमीडिएट लेवल पे यूज़ किया जाता है और हॉक को इस लेवल पे यूज़ किया जाता है। ये इंडिजिनस है, करेक्ट, और हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इवन प्रचंड भी हमारा इंडिजिनस है जो हमने खुद बनाया है।
तो आई होप कि इतने सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।